आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन, विकास के लिए गरीबी हटाने पर जोर। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर दिया बल, विश्वसनीयता और वजूद के लिए सुधारों को बताया जरूरी। पक्का हादसे में भारतीयों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 18, 13 भारतीय जख्मी, पीड़ितों की मदद की कोशिशें तेज। PSLV 30 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू। भारतीय उपग्रह एस्ट्रोसैट के अलावा 4 अमेरिकी और इंडोनेशिया, कनाडा के एक उपग्रह को लेकर सोमवार को होगा रवाना। ग्वांगझू ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी। खिताब के लिए चीन की टीम से भिड़ंताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा परिषद में सुधार और इसका प्रतिनिधित्व व्यापक करने की जोरदार वकालत की है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता और औचित्य बनाए रखने के लिए सुधारों को जरूरी बताया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी विचार रखे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए जलवायु न्याय के लिए पहल को जरूरी बताया है। नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित सतत विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय के सामने गरीबी मुक्त दुनिया का सपना रखा। भावी दुनिया के महात्मा गांधी के विचार से उन्होंने संबोधन का आगाज किया। महात्मा गांधी ने कहा था, हम उस भावी विश्व के लिए भी चिंता करें। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत का भी जिक्र किया। नई दिशा तय करने उन्होंने वैश्विक समरसता और विश्व शांति के लिए गरीबी उन्मूलन को जरूरी बताया। हम सबका साझा संकल्प है कि विश्व शांतिपूर्ण हो, व्यवस्था न्यायपूर्ण हो और विकास सस्टेनेबल हो। तो गरीबी के रहते यह कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए गरीबी को मिटाना यह हम सबका पवित्र दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधारों को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ये जरूरी होगा। समूचा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को भी पूरी मानवता के कल्याण को अपने केंद्र में रखना होगा। सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में भी सुधार अनिवार्य है। जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु न्याय का व्यापक विचार रखा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यक्तिगत भागीदारी बढ़ानी होगी। मैं आशा करता हूं कि विकसित देश डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे, विदाउट in any way putting both under the same head। विश्व कल्याण के संस्कृत श्लोक के साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सुजीत राजन, राज्यसभा टीवी, न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत विकास सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले यूएन के महासचिव बान की मून से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण परिवर्तन पर गंभीर चर्चा हुई। यूएन महासचिव ने भारत के स्वच्छता अभियान की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने उन्हें इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस पर एक किताब भेंट की जो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संबंधों पर आधारित है। इसमें वैश्विक निकाय के उद्देश्यों के लिए भारत के योगदान का भी उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में कई देशों के प्रमुखों से भी कल मुलाकात की। इस दौरान आपसी रिश्ते,
व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को लेकर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिले। अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने आपसी रिश्ते मजबूत करने और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान तमिलों की मौजूदा समस्याओं पर चर्चा हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के सम्राट किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें उन्होंने सीरिया में भारतीयों की मदद के लिए आभार जताया। Prime Minister began the meeting by commending King Abdullah for the strong leadership that he has shown in the fight against international terrorism. He also thanked His Majesty for the support that Jordan had provided when Indian citizens were trapped in Iraq and Syria and had to be evacuated. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान और स्वीडन के पीएम के अलावा साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। In all these meetings, there were certain common themes, and of course, there was differentiation on account of the specific bilateral relationship that we have with each of these countries. विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यो किंग से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने विकास और अर्थव्यवस्था पर बात की। 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात होनी है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात होने की संभावना है। सुजीत राजन, राज्यसभा टीवी, न्यूयॉर्क। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों ने सतत विकास के नए एजेंडे को मंजूरी दे दी है और पूरी दुनिया के लिए 2030 तक सतत विकास हासिल करने के लिए 17 लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। खास तौर से इन लक्ष्यों की बात की जाए तो गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए साफ पानी और जलवायु परिवर्तन पर खासा जोर दिया गया है। सतत विकास सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों ने समावेशी विकास के एजेंडे को अपना लिया। इसके जरिए 2030 तक 17 अहम लक्ष्य हासिल करने पर सदस्य देशों में सहमति बनी। एजेंडा 2030 में लैंगिक समानता, महिलाओं के सशक्तिकरण, सभी के लिए नवीनीकृत ऊर्जा, गरीबी और भुखमरी उन्मूलन जैसे लक्ष्य शामिल हैं। एजेंडा 2030 में जल भंडारण और जल सफाई, सभी के लिए पीने के साफ पानी और जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों के जल्द समाधान पर भी जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इससे सभी को जोड़ने की हिमायत की है। The true test of commitment of Agenda 2030 will be implementation. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet and the blueprint for success. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत विकास के लक्ष्यों की उन्होंने कहा कि इसमें भारत की सोच की झलक मिलती है। सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में भी सुधार अनिवार्य है ताकि इसकी विश्वसनीयता तथा औचित्य बना रह सके। साथ ही व्यापक प्रतिनिधित्व के द्वारा हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक प्रभावी रूप से कर सकेंगे। हम भारत के इससे पहले 2000 में संयुक्त राष्ट्र के 183 देशों ने 2015 तक के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट एजेंडा निर्धारित किया था। अगले 15 साल तक एजेंडा 2030 के तहत 17 लक्ष्यों को दुनिया के तमाम देश अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों का हिस्सा बनाएंगे। सुजीत राजन, राज्यसभा टीवी, न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम G4 के नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। भारत के अलावा G4 में जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल हैं। लंबे अरसे बाद हो रही इस बैठक में संयुक्त परिषद के सुधार पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री इसके बाद वेस्ट कोस्ट का दौरा करेंगे, जहां वो कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कैलिफोर्निया में फेसबुक मुख्यालय टाउन हॉल में होने वाले कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ कंपनी के प्रमुख मार्क जकरबर्ग भी होंगे। 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क लौटेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। और हम ज़्यादा जानकारी लेंगे इस दौरे को लेकर। हमारे साथ पीटीआई के संवाददाता ललित के झा जुड़े हैं न्यूयॉर्क से, उनका रुख करेंगे।
ललित, समझना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री का भाषण रहा संयुक्त राष्ट्र में, किन बिंदुओं पर फोकस रखा प्रधानमंत्री ने? आज प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला और जो समग्र विकास है एक इंसान और सोसाइटी का, उसके बारे में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अब प्रेशर डाल के भारत जैसे देशों पे क्लाइमेट चेंज की सोल्यूशन की बात नहीं कर सकते। उन्होंने सुझाव दिया कि नेगेटिव की जगह एक सकारात्मक पहल करना चाहिए डेवलप्ड वर्ल्ड को, उनको भारत जैसे देशों को और डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहिए और कुछ फाइनेंसिंग करना चाहिए जिससे कि हमारे देश के लोग और गरीब देशों के लोग क्लाइमेट चेंज की जो मेनेस है उसको फाइट कर सकें। और ललित, हम लगातार देख रहे हैं काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। तमाम देश हैं जिनके नेताओं से अलग से भी मुलाकात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं। कितनी अहमियत है इन मुलाकातों की? आज प्रधानमंत्री महोदय ने कई सारे विश्व नेताओं से बातचीत की। उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो उन्होंने जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, उनसे बात की। उसके दो प्रमुख अंग थे। एक तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर इन ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म कैसे हो, भारत जो एक महत्वपूर्ण देश है पूरे विश्व का, उसको ज़्यादा स्पेस कैसे मिले, उसकी ज़्यादा से कैसे हो। दूसरी तरफ उन्होंने अपने नेबरिंग पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की, जिसमें कि श्रीलंका और बांग्लादेश हैं, जिसमें कि उन्होंने उन देशों के साथ और कैसे मजबूत संबंध बनाए जाएं, ये चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज़ के नेताओं से बातचीत की, जिसमें कि किंग ऑफ जॉर्डन के किंग हैं और इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, जिसके में उन्होंने जो आईसिस का एक महत्वपूर्ण चैलेंज, टेररिज्म का चैलेंज हमें फेस करने को मिल रहा है, इसके बारे में काफ़ी बातचीत की। आगे देखा जाए ललित, तो आगे G4 नेताओं के साथ बातचीत पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं। भारत के लिए बातचीत किस तरह से अहमियत रखती है? आज प्रधानमंत्री महोदय G4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं और 3 राष्ट्र हैं, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। इन राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की रफ्तार को कैसे तेज़ किया जाए, इन चारों देशों की क्या जॉइंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। और ये संभावना की जा रही है कि इस मीटिंग के बाद चारों देश एक जॉइंट स्टेटमेंट लेके आएंगे और एक रोड मैप ड्रॉ करेंगे कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स के लिए कैसे प्रयास किए जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो अब संयुक्त राष्ट्र में खास सम्मेलन पर वक्तव्य के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हैं। प्रधानमंत्री आज शाम G4 के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और सबकी नजरें हैं कि इस बातचीत को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, ये देखना होगा। इस बीच आपको बता दें कि भारत ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र को लिखे गए पत्रों पर प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि कश्मीर मामले को अगर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत ने यह भी कहा है कि इस बारे में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी का पत्र न सिर्फ विरोधाभासी है बल्कि वो आतंकवादियों की पैरवी करने वाला है। दरअसल पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 4 सितंबर को पत्र लिखा था, जिसमें इस बात की शिकायत की गई थी कि भारत पाकिस्तान सीमा पर दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया कि भारत ने दोनों देशों के बीच बातचीत को बंद किया है। We have been aware of the 2 letters that have been written. The first letter was written on the 4th of September, and the letter dated the 4th of September stated that there was no bilateral dialogue. Well, after that, the BSF and the Park Rangers have already met. So I think that letter itself has contradicted itself, that there is no dialogue. There has been a dialogue. और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे ग्वांगशू ओपन टेनिस के फाइनल में सानिया और हिंगिस की जोड़ी।
कास्टिंग कर रहे हो तो हर जगह देखो, थिएटर में देखो, फिल्म में देखो, फ्रेंड्स में भी देखो। कभी कभी एक छोटा सा रोल है जो कोई नॉन एक्टर भी कर सकता है, जिसमें बहुत मज़ा आ सकता है अगर वो करे। नमस्कार, मैं हूँ नंदिनी श्रीकांत। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। देखिए गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई हैं, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। I have come to the Indian Institute of Wheat and Barley Research. This is the place where India's food security is practiced and also decided. I have come to interview Dr. Indu Sharma. Dr. Indu Sharma, it's been great being here. We say national security is important, same way food security is more important. Every country who wants to rise should be first self-sufficient in food. Watch Eureka on Rajya Sabha Television. आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। बात बिहार विधानसभा चुनाव की करते हैं। पहले दौर के चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। इस दौर के लिए 629 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इसमें जांच के बाद 605 नामांकन पत्र सही पाए गए थे। नाम वापसी के बाद हर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। पहले दौर में 12 अक्टूबर को 10 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरे दौर के लिए नामांकन प्रक्रिया भी काफी तेज हो गई है। दूसरे दौर के लिए सोमवार तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने प्रत्याशियों की आखिरी सूची जारी कर दी है। इसमें 4 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसके साथ ही पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। एनडीए गठबंधन के तहत रालोसपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने जिन अंतिम 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें ओबरा विधानसभा से चंद्रभूषण वर्मा, रोहतास के करहगर सीट से वीरेंद्र कुशवाहा, डेहरी से रिंकू सोनी और बाजपट्टी से रेखा कुमारी को मौका दिया गया है। एनडीए के घटक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी अपने कोटे के 20 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया है। बीजेपी को 6 और लोक 19 उम्मीदवारों का ऐलान करना भी बाकी है। एलजेपी आज कुछ प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। और बिहार में 12 अक्टूबर को पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब जेडीयू ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेज दी है। नीतीश कुमार आज से प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, तो सोनिया गांधी 3 अक्टूबर से आगाज करेंगी। बीजेपी 243 सीटों के लिए 600 रैलियां करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
20 रैलियां प्रस्तावित हैं। बिहार चुनाव में समाजवादी सेक्युलर फ्रंट इस बार महागठबंधन और एनडीए को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। इसके लिए फ्रंट में शामिल दलों के बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार में सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे दलों से टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को भी फ्रंट अपनी तरफ से मैदान में उतार रहा है। और बिहार में चुनावी शोरगुल के बीच लेटर वॉर और जुबानी जंग तेज हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को नीतीश कुमार के लिखे खत का बीजेपी ने अब करारा जवाब दिया है। अब चाहे वो नीतीश की तरफ से हुई विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो या फिर अतिरिक्त सहायता राशि की, बीजेपी ने बिहार में घटते पूंजी निवेश के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव सर पर हो तो राजनीति में जुबानी जंग आम हो जाती है। नीतीश कुमार ने अरुण जेटली को खत लिखकर बिहार को जहां विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, तो वहीं बीजेपी ने नीतीश को करारा जवाब दिया है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार से सवाल करते हुए बिहार में घटते पूंजी निवेश पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और कानून व्यवस्था में भी गिरावट आई है। ऐसे में राज्य में पूंजी निवेश करने से निवेशक पीछे हट रहे हैं। 12-13 में 17,452 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का प्रस्ताव आया था। 17,452 करोड़। अगले साल वो घटकर 6,059 करोड़ रह गया, 6059 करोड़। नीतीश जी, एक साल में इतनी गिरावट कहां से आ गई कि 3 गुना पूंजी निवेश के प्रस्ताव कम हो गए। नीतीश जी, इसका सोर्स है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 13-14। इससे पहले नीतीश ने अरुण जेटली को 14वें वित्त आयोग से मिली राशि को लेकर खत लिखा था। नीतीश ने लिखा, यदि केंद्र सरकार सही मायनों में बिहार के सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विकास चाहती है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। इसके साथ ही अतिरिक्त सहायता और अनुदान भी मंजूर करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने खत में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के साथ हो रहे भेदभाव की बात भी लिखी। उन्होंने हर साल आने वाली बाढ़ का भी जिक्र करते हुए विशेष पैकेज पर भी सवाल उठाए। हालांकि बीजेपी ने अब नीतीश का खत पर सवाल उठाते हुए उनसे पूछा कि बिहार को विशेष राज्य की मांग सबसे पहले 2012 में मनमोहन सरकार ने खारिज की थी। अब ऐसे में उन्हें अपने चुनावी साथियों से पहले ये सवाल पूछना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो देश के आर्थिक रूप से पिछड़े और जनजाति बहुल आबादी वाले पहाड़ी इलाके या पड़ोसी मुल्क की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। ऐसे प्रदेशों को केंद्र सरकार की तरफ से विशेष प्रावधान के जरिए उत्पाद शुल्क में छूट और योजना सहायता में सहूलियतें मिलती हैं। अगर कोई निवेशक इन राज्यों में निवेश करता है तो उसे टैक्स बेनिफिट मिलता है। फिलहाल 11 राज्यों को यह दर्जा हासिल है, जिसमें पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के साथ साथ सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप देख सकते हैं मेरे साथ ठीक सुबह 9:30 बजे लोकतंत्र में। और अब कुछ और अहम खबरें। इसरो के रॉकेट PSLV-30 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई। PSLV भारतीय उपग्रह एस्ट्रोसैट के अलावा 4 अमेरिकी और इंडोनेशिया, कनाडा के एक उपग्रह को लेकर सोमवार को रवाना होगा। 50 घंटे तक चलने वाली उल्टी गिनती के दौरान विभिन्न प्रणालियों की जांच की जाएगी और यान के विभिन्न इंजनों में ईंधन भी भरा जाएगा। पश्चिमी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में लगे 70% मोबाइल टावर गैर कानूनी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों में 3,670 मोबाइल टावर हैं, जिनमें 2,337 अवैध तरीके से लगे हुए हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद निगम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ACDMC अब निगम की इमारतों पर मोबाइल टावर लगाने की योजना बना रही है। कुछ दिन पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कहा था कि उनके क्षेत्र में 2,539 टावर लगे हैं, जिसमें 1,255 गैर कानूनी हैं।
दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि 2 अपराधी सोमनाथ की मदद कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। दिल्ली कोर्ट ने सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। सोमनाथ भारती पर पत्नी को जान से मारने और घरेलू हिंसा का आरोप है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला ने कहा है कि सोमनाथ भारती अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार स्कूलों में एडमिशन के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून के आने से स्कूलों में डोनेशन लेने पर लगाम लग जाएगी, जिससे एडमिशन में पारदर्शिता आने की बात कही जा रही है। दिल्ली सरकार ने यह जानकारी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दी। राष्ट्रपति से हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम के बारे में जानकारी भी दी और उन्हें एक विजन डॉक्यूमेंट भी दिखाया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जरूरतमंदों को बैंक से ज्यादा कर्ज देने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गरीबों को कर्ज वितरित करते हुए उन्होंने ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक 37 लाख छोटे कारोबारियों को कर्ज दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बैंकों से कर्ज मिलने से जरूरतमंदों को कई फायदे होते हैं। उन्होंने सूदखोरों से भारी भरकम ब्याज पर कर्ज नहीं लेना पड़ता। हमारा उद्देश्य ये है कि इस वर्ष 31 मार्च 2016 तक इस वर्ष 1,22,000 करोड़ रुपया बैंकिंग व्यवस्था से 50,000, 1 लाख या उससे थोड़ा ज्यादा इन छोटे छोटे लोगों को दें, जिसके माध्यम से ये कोई ना कोई व्यवसाय खड़ा कर पाए और इस देश में करोड़ों की संख्या में हम लोग नए उद्यमी, नए एंटरप्रेन्योर्स खड़े करते हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में बड़े खनन घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि खनन पट्टे देने में राज्य सरकार को 45,000 करोड़ रुपए का चूना लगा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इस्तीफा मांगा है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि खनन का आवेदन कांग्रेस सरकार के समय जारी हुआ था। सऊदी अरब के मीना में भगदड़ में मरने वाले भारतीयों की संख्या 18 हो गई है, जबकि 13 जख्मी हुए हैं, ऐसी खबर है। 2 दिन पहले हुए हादसे में 719 लोगों की मौत हुई है। पिछले 2.5 दशक में सऊदी अरब में ये सबसे बड़ा हादसा है। सरकार ने कहा है कि मीना में पीड़ितों को सभी मदद मुहैया कराई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। बात खेल की दुनिया से। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ग्वांगझू ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। खिताबी मुकाबले के लिए उनकी चीन की टीम से आज भिड़ंत होगी। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में सानिया और हिंगिस ने इजराइल की जूलिया ग्लूशको और स्वीडन की रेबेका पीटरसन की जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराया। सानिया ने इस सत्र में हिंगिस के साथ 5 खिताब जीते हैं, जिसमें अमेरिकी ओपन और विंबलडन भी शामिल है। इस जोड़ी ने अपनी साझेदारी की शुरुआत इंडियन वेल्स, मियामी और चार्ल्सटन में खिताबी हैट्रिक के साथ की थी। सानिया ने 2015 के सत्र में अपना पहला खिताब सिडनी में बेथानी मार्टिक सैंड्स के साथ जीता था। आज हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता देव आनंद की जयंती है। गाइड जैसी कालजयी फिल्मों के साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा को नया आयाम दिया। आइए याद करते हैं देव साहब को उनके कुछ नगमों के जरिए। और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को, हो तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन, विकास के लिए गरीबी हटाने पर जोर। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर दिया बल, विश्वसनीयता और वजूद के लिए सुधारों को बताया जरूरी। बक्का हादसे में भारतीयों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 18, 13 भारतीय जख्मी, पीड़ितों की मदद की कोशिशें तेज। PSLV 30 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू, भारतीय उपग्रह एस्ट्रोसैट के अलावा 4 अमेरिकी और इंडोनेशिया, कनाडा के एक उपग्रह को लेकर सोमवार को होगा रवाना।
ग्वांगझू ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी खिताब के लिए चीन की टीम से आज भिड़ंत।